सो आज हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट को देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट, तो उसमें प्लस आई माइनस आई इफेक्ट था, और फिर हमने देखा था प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट था, ठीक है, ये इंडक्टिव इफेक्ट ये परमानेंट इफेक्ट था, परमानेंट इफेक्ट था। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वाज टेम्पररी इफेक्ट। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या था, जैसे कि C2H, यहाँ इस तरीके से CH3, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन अगर हम ले लेते हैं तो ये अपनी तरफ क्लोरीन खींच लेता था। दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। और हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये वाला क्या था कि जहाँ पर जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिया तो यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। तो हमने देखा था क्या कि इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस आता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर पूरा पूरा माइनस और प्लस आता था, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाता था। ठीक है, ऐसा ही देखा था हम लोगों ने। तो ये था हमारे पास। अब आते हैं हम न्यू इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, कि ये क्या होता है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का दूसरा इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट हम लोग देखते हैं। चलिए आइए यहां से स्टार्ट किया जाए रेजोनेंस इफेक्ट को। सो व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट? This phenomena is exhibited by a number of organic molecules which can be represented by two or more structures which are called resonating और canonical structure। तो स्टार्टिंग में ही हमने जब इसका जो स्ट्रक्चर बनाया था ना बेंजीन का, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर को देखोगे क्या कि हम डबल बॉन्ड यहाँ 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 दे सकते हैं, या फिर डबल बॉन्ड को हम यहाँ यहाँ और यहाँ दे सकते हैं। ठीक, सो इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो जब किसी भी एक मॉलिक्यूल का दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर बने, ठीक है, तो हम उसको जो है इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उस केस में ये जो मॉलिक्यूल है ये रेजोनेंस एग्जिबिट करता है, रेजोनेंस फेनोमेना एग्जिबिट करता है। और इसके जो हम स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं फिर जो मॉलिक्यूल का, हम ऐसा लिख देते हैं कि जब डबल बॉन्ड जब घूम ही रहा है तो भैया गोल घुमा देते हैं डबल बॉन्ड को इस तरीके से। तो इस केस में हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। किस केस में, या फिर रेजोनेंस फेनोमेना कौन शो करता है? This phenomena means resonance phenomena is exhibited by a number of organic molecules which can be represented by two or more structures which are called resonating और canonical structures। तो जब एक मॉलिक्यूल का, जैसे बेंजीन का हम ऐसे भी बना सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं, और भी कई तरीके हैं। तो जब हम एक मॉलिक्यूल का अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं तब उस केस में हम बोलते हैं कि रेजोनेंस का फेनोमेना हो रहा है। इस डेफिनेशन को लिख लीजिए, इस डेफिनेशन को लिख लो, फटाफट करो, इस डेफिनेशन को लिख लो। हो जाएगा तो डन करोगे। चलिए, however none of those structures explains all the properties of the compound। लेकिन जैसे बेंजीन का ही देखें तो ना तो ये स्ट्रक्चर और ना ही ये स्ट्रक्चर बेंजीन के पूरे प्रॉपर्टीज को शो कर पा रहा था। ठीक है, सो ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए कंपाउंड आर अराइव्ड बाय द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर के पास हम पहुंच रहे थे, ड्रॉ कर रहे थे, तो वो हम कैसे ड्रॉ कर रहे थे? बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रीडिस्ट्रीब्यूट करके। द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज एन इंटरमीडिएट ऑफ ऑल पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स एंड आर दस कॉल्ड अ रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये ना तो ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बेंजीन को बता पा रहा है, ना ये स्ट्रक्चर बता पा रहा है, तो ये दोनों हो गए कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो इन दोनों को मिला करके एक बना ट्रू स्ट्रक्चर, दिस इज द ट्रू स्ट्रक्चर, और इस ट्रू स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड।
For example, the benzene molecule 6H6 may be represented by the following two structures 1 and 2. तो बेंजीन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस आर कॉल्ड रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, और इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, दोनों का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ये बना, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। So 1 and 2 are resonating structures, 3 is resonance hybrid। ये बना लो फटाक से, ये फटाक से बना लो और जल्दी से बना करके बताओ। फटाफट करोगे, बना लो और फिर बताओ। चलिए नोट करिए, द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द हाइब्रिड स्ट्रक्चर 3 ऑफ बेंजीन इज अवेलेबल फ्रॉम द बॉन्ड लेंथ डाटा। अब भैया ये जो स्ट्रक्चर है बोल रहे हैं कि ये वाला जो है ट्रू स्ट्रक्चर है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ट्रू स्ट्रक्चर है? तो जब हम बॉन्ड लेंथ का डाटा निकालेंगे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे कार्बन कार्बन जो है डबल बॉन्ड है, ठीक है, दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर हम इसका लें तो C2 और C3 के बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड बड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड छोटा है। तो यहाँ पर जो है इसका बॉन्ड लेंथ के डाटा से पता चला, क्योंकि इस बेंजीन के अंदर जितना भी, अब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर तो C1 और C2 के बीच में डबल बॉन्ड है और C2 और C3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड है ये छोटा होना चाहिए, ये बॉन्ड बड़ा होना चाहिए। लेकिन बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर में तो कार्बन 1 कार्बन 2 के बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, और कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में जो बॉन्ड है, या कोई भी कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो इक्वल लेंथ का है। चलिए, equal bond length of all carbon carbon bonds 139, carbon carbon single bond 139 picometer, which is an equal bond length of all carbon carbon bonds, carbon carbon single नहीं बेटा, ये दिस इज कार्बन कार्बन ये बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है इन बेंजीन, ठीक है, इसका सीसी बॉन्ड समझ लो, सीसी बॉन्ड इन बेंजीन इज 139 पिकोमीटर। जबकि ये जो है बीच का वैल्यू है, जबकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है वो होता है 154 मीटर, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है वो होता है 139 पिकोमीटर का, है ना। लेकिन जो बेंजीन के अंदर जितने भी कार्बन हैं, तो कार्बन कार्बन का जब हम बॉन्ड लेंथ ले रहे हैं तो वो 139 पिकोमीटर का आ रहा है, ना तो सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, तो दोनों के बीच का है, इंटरमीडिएट, ठीक है ना। डबल बॉन्ड घूम रहा है तो भैया छोटा हो गया। सो equal bond length of all carbon carbon bonds 139 picometer, which is an intermediate value of carbon carbon single bond 154 picometer, which and carbon carbon double bond 130 picometer। तो बेंजीन के अंदर, इसके अंदर, इस वाले के अंदर हमने चेक किया तो भैया कोई भी कार्बन को ले लो तो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज 139 पिकोमीटर, और अगर हम यहाँ से देखें तो ये बॉन्ड हो जाएगा 154 पिकोमीटर का, ये बॉन्ड हो जाएगा 130 पिकोमीटर का। लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड लेंथ है, चाहे ये ले लो, 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 139 पिकोमीटर का है, जो कि 130 से बड़ा और 154 से छोटा है, ठीक है, डबल बॉन्ड से बड़ा और सिंगल बॉन्ड से छोटा है। हाँ, length indicate that each carbon carbon bond in benzene structure 3 has a partial double bond character। तो ये क्या बता रहा है कि भाई जो बेंजीन के अंदर, देखो किसी भी मॉलिक्यूल में, जैसे बेंजीन हो गया तो भाई पहले तो सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा ना, किसी भी मॉलिक्यूल में एक सिंगल बॉन्ड तो होगा, उसके बाद ना डबल बॉन्ड बनेगा। लेकिन सिंगल बॉन्ड होता है 154 पिकोमीटर का कार्बन कार्बन, और जो डबल बॉन्ड होता है 130 पिकोमीटर का होता है, लेकिन यहाँ पे है 139 पिकोमीटर का। इट मीन्स कि इसमें जो है कुछ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है,
ठीक है, हर बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, हर कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, सिंगल नहीं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा, तो है जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि ये वाला बॉन्ड जो है सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये डबल डबल डबल, ऐसा नहीं है, हर बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। Hence structure 3 a resonance hybrid represents the benzene molecule। तो इसलिए जो स्ट्रक्चर 3 है जो वो बेंजीन के रेजोनेंस हाइब्रिड को रिप्रेजेंट करता है। चलिए सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर एज फॉलोज। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो CH3, अब यहाँ पर है ये मॉलिक्यूल, ठीक है, C डबल बॉन्ड, C कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पर, और यहाँ पर एक सिंगल ऑक्सीजन है। ऐसा देखो ना, इसको कहाँ से लाया है यार, इसको बटोर के लाया है, ये हो गया भैया CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ O, यहाँ H, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन को ना दिखा करके यहाँ पर माइनस चार्ज रखे हो, ठीक, ये वाला बना हुआ है, ठीक। आइए चलिए समझते हैं अब हम लोग इसको। तो यहाँ पर जैसे देखोगे कि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, तब होगा क्या इस केस में, ठीक है, इस केस में होगा क्या कि ये ऑक्सीजन का दोनों मॉलिक्यूल उठ करके, ये ऑक्सीजन का दोनों मॉलिक्यूल नहीं, दोनों एटम उठ कर, अरे यार दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर से बना देते हैं, एक नया ताजा ताजा में बना देते हैं हम और समझाते हैं उसको, ताजा ताजा बना करके समझाते हैं। जैसे कि CH3C, यहाँ ले लो डबल बॉन्ड O और यहाँ ले लो सिंगल बॉन्ड। अब सबका पहले जो है यहाँ पर हाइड्रोजन भी लगा देते हैं, चलो आ जाओ। COH हो गया, CH3COH, CH3COH, एसिटिक एसिड बन गया। अब यहाँ पर सबका ऑक्टेट पूरा करते हैं सारे ऑक्सीजन का। तो जब हम ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करते हैं तो यहाँ पर हो गया, इस वाले में देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बन गए। तो अब इसका 4 और बनाओ, 8 होगा ना, 2 ये रहा। इस वाले ऑक्सीजन को देखो तो 1 2 3 4, इसका भी 4 पूरा हो गया। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 4 बनाओ, ठीक है, 4 इस तरीके से बना दिए। अब क्या होगा कि ठीक है, अब यहाँ पर जो है देखेंगे हम, इस तरीके से बन गया। समझ में आ गया कि हमने बॉन्ड का स्ट्रक्चर बना दिया, हमने मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना दिया विथ जहां जहां पर हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सब उसके माथे पे रख दिए। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो 6 में से देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर लिया और बाकी 4 बच गया। यहाँ पर 6 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर लिया, बाकी यहाँ पर बच गया। अब नेक्स्ट क्या होगा कि चूंकि ये जो ऑक्सीजन है अभी इसके पास देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा कि यहाँ डबल बॉन्ड जो है ये टूट गया, ये डबल बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए। तो यहाँ पे आ गया 2 इलेक्ट्रॉन और एक माइनस चार्ज हो जाएगा। माइनस चार्ज क्यों हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस चार्ज हो जाने के बाद जो नेक्स्ट बनेगा, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा। और माइनस चार्ज क्यों हो जाएगा वो भी बता देते हैं। CH3C, अब ये बन गया ऐसा 1 2 3 4 5 6 और माइनस चार्ज, और यहाँ पर बन गया, ठीक है, C, यहाँ पर H है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि डबल बॉन्ड टूट करके ये तो यहाँ चला गया, इधर चला गया, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया। अब इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करना है ना, अब कार्बन का तो एक गया, 4 बॉन्ड पूरा करना है, तो ये कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों उठ करके, मतलब ये दोनों उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, दोनों ऑक्सीजन का दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पर आ गया, इस केस में यहाँ पर आ गया। तो इस केस में जब आ गया, दोनों ऑक्सीजन का दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पर आ गया, क्लियर है, बोलोगे ना कि क्लियर है कि नहीं है, दोनों ऑक्सीजन का दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पे आ गया, दे दिए। तो इस केस में यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है हमारा इस तरीके से बन गया, ये डबल बॉन्ड ये वाला यहाँ चला गया और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ आ गया। चलिए, तो वही सेम चीज है। तो जब यहाँ पर, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये यहाँ पर माइनस चार्ज बन गया और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर क्या होगा अगेन, फिर ये दोनों उठ करके यहाँ आ जाएगा, तो ये जो उठ करके यहाँ आ जाएगा, है ना,
ये दोनों उठ करके यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये उसको बना देते हैं ऑक्सीजन को, तो ये दोनों उठ करके यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड, ये उठ करके इधर चला जाएगा तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लग जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ऐसा ही एज इट इज बन जाएगा। क्लियर, ये ऊपर वाले की तरह बन जाएगा। चलिए क्लियर हो गया, ठीक है। तो हाँ ठीक है ऐसा। फिर नेक्स्ट हो गया, फिर अब दूसरा चीज क्या है कि भाई ये इसका जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, फिर इसका जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरीके से पूरा का पूरा मूव कर रहा है। डबल बॉन्ड जो है, ये जो डबल बॉन्ड है ये पूरा पूरा रोटेट कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर छाया हुआ है। एंड दिस इज इथेनोएट आयन, इथेनोइक एसिड से बना हुआ है, तो दिस इज इथेनोएट आयन, CH3COO माइनस, दिस इज इथेनोएट आयन। तो ये रहा इथेनोएट आयन। क्लियर है ना, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर जो है ये डबल बॉन्ड घूम रहा है। नेक्स्ट लीजिए ये वाला नाइट्रोमीथेन, ठीक। सो ये जो है दिस इज नाइट्रोमीथेन, हाँ ये रहा CH3NO2। अब यहाँ पर देखो कि नाइट्रोजन जो है वो, यहाँ नाइट्रोजन यहाँ पर देखो 2 बॉन्ड और यहाँ 1 बॉन्ड, यहाँ 1 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब एक चीज यहाँ देखेंगे कि जहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर चला गया, ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्लियर है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो भैया ऑक्सीजन जो है वो ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पे डबल 2 इलेक्ट्रॉन आ गया और एक माइनस चार्ज आ गया। देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया और माइनस चार्ज आ गया। फिर उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका इधर आ गया, ठीक है, तो इसमें से जो है इसमें से माइनस चार्ज हट जाएगा और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे आ गए, ये रहा। फिर अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगेन इसका दो इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, मतलब घूमते रहेगा। तो ये पूरा का पूरा हम इसको ऐसे घुमा देंगे। क्लियर है ना जॉन, तो ये बना लो, ये स्ट्रक्चर बना लो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों स्ट्रक्चर को बना लीजिए। हो जाएगा तो डन करिए बनाने के बाद। हो गया, वाह, तूफानी रफ्तार है तुम्हारी। नेक्स्ट है हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं इसको देखो, जैसे कि यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर देखो, तो इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में देखेंगे तो यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये उठ करके यहाँ कार्बन के ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके इस कार्बन के ऊपर आ गया, तो क्या हो जाएगा कि इस कार्बन के ऊपर हमारे पास एक माइनस चार्ज आ जाएगा, ये माइनस चार्ज आ गया और ये बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड। अब क्या है कि इस कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है ना, तो एक बॉन्ड तो ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा इस हाइड्रोजन के साथ हो गया, चौथा बॉन्ड कहाँ है, तो ये क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड टूट करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये टूट करके यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो इस कार्बन का 4 बॉन्ड, इसका भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, इस कार्बन का भी देखोगे यहाँ पे, इस कार्बन का भी 1 2 3 4 पूरा हो गया, इस कार्बन का भी 1 2 3 और 4 बॉन्ड पूरा हो गया, और ये जो हाइड्रोजन है ये ऐसे ही बिना बॉन्ड के है। तो दिस इज जो है हाइपर कंजुगेशन, नो बॉन्ड, ठीक है ना, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इट इन्वॉल्व द कंजुगेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विथ पाई बॉन्ड। तो सिग्मा पाई का जो ट्रांसफर होता है उससे
ये बॉन्ड बनता है, देख ही रहे हो ना, ये सिग्मा बॉन्ड पाई में कन्वर्ट हो गया, ये जो है फिर जो है पाई बॉन्ड जो है ये हट गया, इसके ऊपर चार्ज पे चला गया, तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कंजुगेट करता है, मतलब ट्रांसफर होता है, तो ये बॉन्ड ये होता है। हाइपर कंजुगेशन इन प्रोपीन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, तो हाइपर कंजुगेशन प्रोपीन में इस तरीके से है, देखो यहाँ पर बॉन्ड खत्म हो गया इसका, जिसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड ना टूट के ये वाला टूट गया, है ना, ये वाला टूट गया, ये वाला टूट गया, इधर ये वाला ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पर इन दोनों का जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में नो बॉन्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला इधर चला जाए, तो इन वाला इस दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नो बॉन्ड, अरे नो बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड नहीं है, तो इस तरह के रेजोनेंस को बोलते हैं हम नो बॉन्ड रेजोनेंस। द स्ट्रक्चर्स 2 to 4 हैव नो बॉन्ड बिटवीन वन ऑफ द H एटम एंड द कार्बन एटम, तो यहाँ पर 2 नंबर पे देखोगे तो इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं, 3 नंबर पे देखोगे तो इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं, और 4 नंबर पे देखोगे तो इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, जैसे कि देख लो, अगर सपोज करो कि एक ठेला वाला है, एक ठेला वाला है, तो अगर इस ठेला वाला के पास, इस ठेला वाला के पास गए मोदी जी, है ना, अभी जैसे मोदी जी झालमुड़ी खाने गए थे, ये झालमुड़ी सेंटर, मोदी जी झालमुड़ी खाने गए, तो ये मोदी जी के साथ साथ बहुत सारा लोग गया, है ना, बहुत सारा लोग गया, बहुत सारा उसका सिक्योरिटी गार्ड था कि नहीं था, जॉन बताओगे, मोदी जी जब झालमुड़ी खाने गए थे, यहाँ पे देखो ना यार, मोदी जी झालमुड़ी खाने, यूट्यूब पे देखते हैं हम लोग, नेट पे देखते हैं कि मोदी जी झालमुड़ी खाने गए थे तो क्या हुआ था, मोदी जी झालमुड़ी, मोदी जी झालमुड़ी, है ना, मोदी जी दिख रहे हैं ना यहाँ पर झालमुड़ी, पीछे पूरा वो लगा हुआ होगा, पूरा जो है सिक्योरिटी जो है लगा होगा, Z+ सिक्योरिटी लगा हुआ होगा, पूरा कमांडोज पीछे में होंगे, होंगे ना, तो क्या कोई मोदी जी से मिल पाएगा, बताओ, क्या कोई मोदी जी से मिल पाएगा, इस केस में क्या कोई, अगर लग रहा है कि अभी मोदी जी कोई नहीं है अगल बगल, ठीक है, फोटो देख के तो सही लग रहा है, लेकिन अब तुम्हें भी पता है कि भैया पूरा एकदम लाव लश्कर लेकर के पहुंचे होंगे, पूरा सिक्योरिटी गार्ड, क्या कोई भी मोदी जी के पास पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा ना, तो सेम केस मॉलिक्यूल के अंदर भी होता है कि अब जैसे मोदी जी क्या हो गए, बल्कि पूरा साजो सामान के साथ चल रहे हैं, तो उसी तरीके से अगर हम इसको देखें, अगर हम कार्बन लें और यहाँ पर अगर हम CH4 ये लगा दें, हम मीथेन कर दें, तो ये कार्बन हो गया, और दूसरा एक ये कार्बन है कि, अब एक बात बताइए, यहाँ पर देखेंगे तो इस कार्बन के ऊपर अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 4 आदमी खड़ा है, 4 आदमी खड़ा है, तो आराम से जो है, ठीक है, बॉन्डिंग 4 बॉन्ड हुआ, 4 आदमी खड़ा है, तो आराम से इसके पास पहुंच जाएंगे एज कंपेयर टू इसके पास। अब इसके पास क्या है कि भैया 4 ही आदमी खड़ा है ना, ये झालमुड़ी वाला है, मोदी जी खड़े हैं, अमित शाह खड़ा है, योगी जी खड़े हैं, और उधर में मान लीजिए कि वो अजीत डोभाल भी खड़ा है, चारों खड़ा है, चारों का सिक्योरिटी गार्ड पूरा का पूरा एकदम लाव लश्कर घेरे हुए, तो क्या इसके पास कोई पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, और वहीं पर इसके पास 4 आदमी खड़ा है, कोई भी जब मर्जी है चले जाइए, तो ये जो है बल्कि ग्रुप्स हैं, ये बल्कि हैं, ठीक है, 4-4 मिला हुआ है, एक में 4-4 है, 4-4 है, तो दिस इज सिंगल, तो ये जो है बल्कि ग्रुप्स क्या है कि ये हिंड्रेंस, बाधा प्रोड्यूस करते हैं, तो इस कार्बन को अटैक कर पाना बड़ा मुश्किल है, तो ये क्यों मुश्किल है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज बल्की ग्रुप्स, ठीक है, दिस इफेक्ट समझ में आया ना, पहले एक चीज समझ में आया ना कि इस बीच वाले कार्बन के पास पहुंचना जो है बड़ा मुश्किल है, इसमें आराम से पहुंच जाएंगे, इसमें पहुंचना मुश्किल है, क्यों मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर देखो 4 मॉलिक्यूल, यहाँ पर जो है 4 मॉलिक्यूल, 4 एटम मॉलिक्यूल नहीं, ठीक है, तो बल्कि ग्रुप मौजूद है, ठीक है, लार्ज ग्रुप मौजूद है, यहाँ पे स्मॉल एटम्स मौजूद है, सो दिस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय द लार्ज बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट इन द विसिनिटी ऑफ द रिएक्शन सेंटर। अब मान लीजिए कि ये रिएक्शन सेंटर है, कार्बन के ऊपर रिएक्शन कराना है, तो यहाँ पे तो आराम से करा दीजिए, लेकिन यहाँ पे चूंकि बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट है, ये लोग घुसने नहीं देंगे, तो लार्ज बल्की ग्रुप्स के प्रेजेंट होने की वजह से बाधा प्रोड्यूस होती है, रिएक्शन सेंटर पे बाधा, ये चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा, है ना, जैसे कि झालमुड़ी वाला को अगर मोदी जी आ गए और झालमुड़ी वाला को मान लीजिए कि
कॉल आ गया किसी का, तो चाहते हुए भी वो किसी का कॉल नहीं ले पाएगा, है कि नहीं। तो वही हाल है कि ये चाहते हुए भी रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ये तो मजे से कर लेगा। दिस इफेक्ट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय हॉफमैन 1872 एंड मेयर 1874। तो दो साइंटिस्ट ने, दो केमिस्ट ने अलग अलग, ठीक है, हॉफमैन ने 1872 में इसको ऑब्जर्व किया और मेयर ने 1874 में इसको ऑब्जर्व किया। अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो अलग अलग दोनों को मिला। They regarded it as a mechanical hindrance for the attacking species to approach the reaction site. तो उन्होंने क्या पाया कि जो रिएक्शन साइट है उस पे अगर बल्की ग्रुप प्रेजेंट है तो वो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है उसको अटैक करने नहीं देता है, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हॉफमैन 1872 ऑब्जर्व दैट व्हेन ए कंपाउंड ऑफ द टाइप, तो हॉफमैन ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर इस टाइप का कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो जैसे ये बेंजीन ही मान लीजिए, तो बेंजीन में एक जो हो गया अल्काइल, यहाँ अल्काइल ग्रुप और यहाँ पे वाई इज COH CONH2 CHO NH2 एक्सेट्रा, और ये जो है अल्काइल ये हो गया मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, ये सब है। तो इस तरह का है। is treated with reagents such as chlorine, bromine, iodine, hydroxy etc. the reaction is hindered or retarded by the substituents at R। तो ये जो R प्रेजेंट है, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, वो रिएक्शन को जो है रोकता है, ठीक है, रोकता। ये हॉफमैन ने देखा। The magnitude of hindrance is proportional to the size and number of substituents present in the vicinity of the reaction site। और जो ये जो रोकने का जो मैग्नीट्यूड था, किस ताकत से रोक रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि भैया ये कितना बड़ा है ना। CH3 अगर है और C2H5 है तो C2H5 ज्यादा तगड़े से रोकेगा एज कंपेयर टू CH3। Mayer 1874 observed that the rate of esterification of aliphatic कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये जो था देखो, ये एरोमेटिक में देख रहे हैं, है ना, हॉफमैन ने एरोमेटिक में देखा और मेयर ने एलिफेटिक में देखा, स्ट्रेट चेन वाले में देखा, स्ट्रेट चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड फाउंड दैट देयर एक्टिविटी वाज डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एट द कार्बन एटम एडजेसेंट टू द COOH ग्रुप। जैसे कि ये जो है इस वाले मॉलिक्यूल को CH3, जैसे H और COH, तो ये मस्ती से रिएक्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर यहाँ H की जगह अगर हम CH3 लगा दें, ठीक है, बल्कि ग्रुप कर दें, तो रिएक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा। ये जो है अल्काइल ग्रुप, दीज अल्काइल ग्रुप विल प्रोड्यूस हिंड्रेंस। क्यों हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि ये लार्ज ग्रुप्स हैं, बल्कि ग्रुप्स हैं, इनको बोलते हैं बल्कि, हेवी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ अल्कोहल्स। अब देखो जैसे कि ये एसिड्स हो गया, है ना, ये एसिड हो गया, तो कौन सा एसिड का रिएक्टिविटी कैसे निकालेंगे हम, इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे CH और यहाँ पर COH, ठीक है, ये तो मजे से रिएक्शन करेगा, कोई भी वो नहीं है, यहाँ पर कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर हम एक बल्कि ग्रुप लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन हटा करके हमने यहाँ पर एक बल्कि ग्रुप लगा दिया, तो जो रिएक्शन है थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। समझ में आ गया? रिएक्शन जो है थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। पहले मान लीजिए कि पहले 2 मिनट लगता था, तो अब 3 मिनट लगेगा या 4 मिनट लगेगा, ठीक है। अब एक और बल्कि ग्रुप हम लगा देते हैं, एक और हाइड्रोजन हटाओ, एक और बल्कि ग्रुप को लगाओ, तो पहले जहां इसमें 2 मिनट लगा, इसमें 2 मिनट हो लगा रिएक्शन करने में, इसमें 3 मिनट लगा, इसमें 4 या 5 मिनट लगेगा, क्योंकि और ज्यादा बल्कि ग्रुप हो गया, ठीक है। हिंडर करेगा, स्लो कर देगा रिएक्शन को, एकदम स्लो है, चलो भागो यहाँ से, है ना, ये सब जो है भगाएगा। तो इसकी जगह इसको भी हटा करके एक और लगा देंगे तो और स्लो हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? तो ये वाला मोस्ट रिएक्टिव, ये 2 नंबर पे, और उसके बाद ये जो है H वाला 3 नंबर पे, और ये जो है 4 नंबर पे लिस्ट रिएक्टिव होगा। बोलोगे जी जॉन, समझ में आ गया? सो
ये जो एसिड है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ अल्कोहल, तो अब इसका रिएक्शन जो अगर हम अल्कोहल से कराते हैं तो दिस इज मोस्ट रिएक्टिव। तो इससे कम यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पे हमने अल्काइल ग्रुप लगा दिया, आर लगा दिया, आर एच CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद एक और हाइड्रोजन हटा करके एक और हमने लगा दिया। सो दिस इज लीस्ट रिएक्टिव और ये जो है मोस्ट रिएक्टिव है। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ अल्कोहल्स। इस ऑर्डर को, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। है जी जॉन, चलिए नोट डाउन कर लीजिए कि झालमुड़ी वाले के पास मोदी जी अगर गए तो मुश्किल हो जाएगा। अगर मोदी जी, अमित शाह, वो क्या नाम है, योगी और वो तुम्हारा NS डोभाल सब पहुंच जाए तो और एकदम नामुमकिन, इम्पॉसिबल हो जाएगा। वैसा ही हालत है। कर लो, हो जाएगा तो बताओगे। हाँ चलिए। So what is steric hindrance? The steric hindrance is a phenomenon in chemistry where the physical presence of atoms or groups in a molecule prevent or slows down reaction. तो steric hindrance क्या है? बाधा। hindrance मतलब बाधा, ऑब्जेक्शन। तो steric hindrance केमिस्ट्री के अंदर है जहां पर प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप रिएक्शन को या तो स्लो कर देते हैं या फिर होने नहीं देते हैं। जैसे कि ये जो है देखो, यहाँ एक बल्की ग्रुप है और यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोक्सी यहाँ आने की कोशिश करेगा, तो ये रोकेगा। रुक भाई रुक, सिक्योरिटी चेक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस मॉलिक्यूल के अंदर वेयर OH माइनस अटैक्स कार्बन टू रिप्लेस क्लोरीन, तो यहाँ OH माइनस अटैक कर रहा है कि भैया क्लोरीन को हटा के हम बैठेंगे। CH3 अपोजेज, ये जो है बल्की ग्रुप ये अपोज करता है। ठीक है, अपोजेज OH टू अटैक C एटम। किस चीज के लिए अपोज करता है कि भैया ये जो है इसको C एटम को अटैक करने से रोकता है। ड्यू टू दिस द रिएक्शन स्लोज डाउन, और इसकी वजह से जो है रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। When the number of R groups are more, the opposition is more। तो जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ज्यादा वो, मतलब जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा, ऐसे समझो कि जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा, मतलब बल्की ग्रुप में कौन सा ग्रुप? अल्काइल ग्रुप। तो जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उतना स्लो रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ एक अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे तीन अल्काइल ग्रुप। तो अगर हम रिएक्शन का ऑर्डर देखें तो ये इसमें तो एक ही है तो थोड़ा सा रोकेगा, ये उससे ज्यादा रोकेगा, ये तो एकदम में बोला नहीं नहीं है ना, चल बे चलो भागे यहाँ से। ठीक है, सो when OH minus attacks C atom in 1, 2 and 3 above, then the molecule 3 opposes more strongly the OH minus group than the molecule 2 and 1। तो यहाँ पर जो है अगर OH माइनस आ रहा है तो ये बहुत तगड़े से रोकेगा ये तीनों मिलकर के, एज कंपेयर टू ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाले मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में। सो ऑर्डर ऑफ ऑपोजिशन कौन कितना रोकेगा? सबसे ज्यादा ये रोकेगा थर्ड वाला हाईएस्ट, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो ज्यादा रिएक्टिव ये वाला होगा, 1, 2 और 3। 3 इज लेस रिएक्टिव, तो 3 इज मोर अपोजिव, 3 इज लेस रिएक्टिव। 1 जो है लेस अपोजिशन प्रपोज करेगा तो 1 जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। मोर अपोजिशन मीन्स लेस रिएक्टिविटी एंड वाइस वर्सा। तो ज्यादा अपोजिशन करेगा तो भैया रिएक्शन जो है वो कम होगा, स्पीड कम होगी। चलिए, इसके बाद जो है इंटेक्स्ट क्वेश्चंस 23.3 ये कर लेना है आपको, है ना। चलो आओ एक बार हम लोग क्या काम करते हैं ना, आज की डेट में जितना अभी हमने 20.1, 2, 3 तीनों के जो है इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को कर लेते हैं। क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए फटाफट से, बाकी तो पढ़ते ही रहेंगे हम लोग। कहाँ चला गया यार? हाँ,
23.2 है, 23.1 कहाँ चला गया? पढ़ाई भी कर लें। हाँ, ये रहा 23.1। आइडेंटिफाई द वर्ड रूट एंड सफिक्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, लिखते चलोगे क्वेश्चंस को, तो इसका वर्ड रूट और सफिक्स बताएंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, तो वर्ड रूट इज हेक्स, और ऑल आर सिंगल बॉन्ड, सफिक्स इज एन, तो हेक्सेन है ये, दिस इज हेक्सेन। 5 कार्बन, नंबर ऑफ सी एटम, नहीं यार 5 नहीं है, सॉरी गलती है बच्चे, ये 6 कार्बन होगा, ये हेक्सेन होगा। ठीक है, दिस इज हेक्सेन। अब इसका आ जाओ वर्ड रूट, तो 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 5 कार्बन का पेंट हो गया, और सफिक्स में जो है डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? तो डबल बॉन्ड 1 2 2 सेकंड कार्बन पे है तो 2 नंबर, तो पेंट टू इन हो जाएगा ये। क्लियर है? अब इसको देखिए, लिखते चलोगे, इसको देखो, 1 2 3, 3 कार्बन वाले को हम प्रॉप बोलते हैं, और डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को हम आइन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर है, फर्स्ट कार्बन पे है, तो पेंट 1 आइन। चूंकि 1 नंबर पे रहता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोपाइन सीधा सीधा लिख देंगे हम। ठीक है, 1 नंबर वाले को किसी को भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अंडरस्टूड है कि भैया यहीं पे पॉसिबल है, इसमें यहीं पे पॉसिबल है, और कहाँ पे? यहाँ पे भी लगा दोगे तो 1 नंबर ही कहलाएगा। ठीक है, 1 नंबर, ठीक, यहाँ पे लगेगा नहीं, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर अगर हम लगावे बीच में, तब भी तो 1 नंबर पे ही होगा ना, इस वाले पे लग गया ना, 1 नंबर पे होगा। गिव आईयूपीएसी नेम टू द फॉलोइंग कंपाउंड, तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, तो ऑक्टेन बोल दो, ऑक्ट। अब जो है डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा इन। कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है? तो यहाँ लोएस्ट देंगे, 1 2, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, ऑक्ट टू इन। नोट डाउन करो इसको, चलो जी इसको नोट डाउन करो, और इसको नोट डाउन करो, फिर देखो ऑक्टू इन। इसको देखो अब नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन का पता लगाइए, तो लॉन्गेस्ट चेन इज 5, तो 5 वाले को बोलते हैं हम पेंट। ऑल आर सिंगल बॉन्ड, तो सीधा सीधा एन, सफिक्स हो जाएगा एन। अब यहाँ पर जो है लटके हुई हैं चीजें, है ना, सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप, तो कितना नंबर पे? 1 2 3 4 5, तो एक है 2 नंबर पे, एक है 4 नंबर पे, दोनों मिथाइल है, तो 2,4 डाई मिथाइल, आगे लगा दो, 2,4 डाई मिथाइल। अब पेंटेन का पी जो है स्मॉल होगा। अरे यार, क्लियर है? हाँ जी, बताओगे बच्चे? चलिए आइए अब इस मॉलिक्यूल के पास आइए, ये तो हो ही गया, ये भी हो गया। अब तो आ जाओ 23.2 में, ये रहा। राइट आईयूपीएसी नेम्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मिथाइल है, ये बेंजीन है, दिस इज बेंजीन, और यहाँ पे है मिथाइल, और यहाँ पे है इथाइल, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है, या फिर ऐसे करेंगे 1 2 3, तो अल्फाबेटिकली नंबरिंग करना है, जब सेम नंबरिंग आ रहा है तो अल्फाबेटिकली करेंगे, तो इथाइल को 1 नंबर देंगे, मिथाइल को जो है 3 नंबर देंगे, तो ये जो हो जाएगा हमारे पास, इथाइल को 1 नंबर, मिथाइल को 3 नंबर दिए, तो ये जो है बेंजीन हो गया, तो बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट है तो बेंजीन को पीछे लिख दो। 1 नंबर पे इथाइल है तो 1 नंबर इथाइल, 3 नंबर पे मिथाइल है तो 3 नंबर मिथाइल, तो 1 डैश इथाइल डैश 3 डैश मिथाइल बेंजीन। इसका नाम देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन वाला, तो 7 कार्बन वाला को हो गया हेप्ट। ऑल आर सिंगल बॉन्ड, तो एन, लेकिन स्ट्रक्चर इज साइक्लिक, तो साइक्लोहेप्टेन। क्लियर, दिस इज साइक्लोहेप्टेन। अब इसको देख लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला, तो 5 कार्बन वाले को हम बोलते हैं पेंट। अब जो है हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को ले लो, यहाँ पर 1 2 3 4, तो 1 नंबर पे और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड है, तो इसको हम लिखेंगे पेंट।
1,2 डाइइन। ठीक है, ये रहा अच्छा साइक्लिक भी तो है, तो साइक्लोपेंट डाइइन, अरे यार ये छूट गया, साइक्लोपेंट 1,2 डाइइन। लिख लो जॉन, हो जाता है तो बताओ डन, हो जाता है तो डन करो। हो गया, चलिए राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। अब नाम दिया है, इसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। तो ये है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो मतलब साइक्लिक, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन का। तो ये देखो 6 कार्बन का, देखो बना के दिखा देते हैं। 6 कार्बन का ऐसे बनाइए, साइक्लिक, दिस इज साइक्लो, है ना, साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब 1,3 डाइमिथाइल, तो 1 नंबर पे मिथाइल लगाओ और 3 नंबर पे लगाओ, कहीं पे भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहीं पे लगाना है। देखो 1 नंबर 3 नंबर के लिए कहीं पे भी हम लगा सकते हैं। 2 अल्टरनेट, एक तो हम यहाँ लगा दिए CH3, एक यहाँ लगा दिए, लो ये भी एक 3 हो गया, है ना। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 3 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो साइक्लोब्यूटेन बताना है हमको। सो साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन का और साइक्लो मतलब साइक्लिक, और इस पे एक इथाइल ग्रुप लगाना है तो लगा देंगे, ये रहा, जैसे इथाइल साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट है एन प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, एन मतलब जो है, एन प्रोपाइल मतलब स्ट्रेट चेन, प्रोपेन का स्ट्रेट चेन। ठीक है, और बेंजीन पे लगाना है। देखो बताते हैं, बेंजीन, बेंजीन ये रहा, दिस इज बेंजीन। अब प्रोपेन कैसा हो सकता है, प्रोपाइल, प्रोपाइल ये रहा CH3 CH2 CH3। तो एक तो इसका अटैचमेंट हो जाता है कि यहां से एक हाइड्रोजन हम हटा दें, ठीक है, ये CH2 कर दे, एक हाथ मिल गया, और इसको यहाँ पे अटैच कर दें। एक तो ये हो गया, तो इसको हम बोलेंगे स्टेट चैनल को, दिस इज एन प्रोपाइल, है ना, सीधा से खड़ा है। दूसरा हो सकता है क्या इसमें कि ये जो है, इसके अंदर ये यहां से हाइड्रोजन नहीं हटा, यहां से हटा, बीच से हटा, तो ये जो है CH3 कर दिए, और यहाँ पर जो है, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, अब यहाँ से अटैचमेंट होगा। तो जब इसको अगर हम अटैच करेंगे, है ना, ऐसे अटैच करेंगे, तो दिस इज नॉट एन प्रोपाइल बेंजीन, दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, ये हो गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन। हाँ जी जॉन बोलो, क्लियर है ना। चलो उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर, आज जो हम लोगों ने किया, कहाँ चला गया, हाँ, in text questions 23.3, so what is the condition of polarity for a covalent bond। तो कोवलेंट बॉन्ड पोलर कब होगा। अब जैसे मान लो कि कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग है, तो वो पोलर कब होगा। तो पोलर होने के लिए क्या रीजन है कि एक जो है वो अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एटम होना चाहिए। जैसे कि कार्बन, कार्बन के अंदर CC बॉन्ड कभी भी पोलर नहीं होगा, ये भी हमारे पास कोवलेंट है, कभी भी पोलर नहीं होगा। लेकिन
वहीं पर कार्बन क्लोरीन, कार्बन हाइड्रोजन पोलर होगा। ठीक है, तो कब होता है पोलर? जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के एटम जो है वो अटैच होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो, तभी ना खींचेगा। अब जैसे मान लो कि ये दोनों एक बराबर हो गया, तो फिर क्या खींचेगा? कुछ नहीं खींचेगा। ठीक है, और जब दोनों की पावर जो है अधिक हो, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मान लो मोदी जी, या फिर ये अमित शाह, ये जो है नहीं यार, मिनिस्टर से कॉन्टेक्ट करना ठीक नहीं है। बताया था ना पिछले वाले क्लास में, बस वैसे ही समझिए कि ज्यादा पावरफुल है, ये अपने पास खींच लेगा, ये कम पावरफुल है। अब ये दोनों बराबर बराबर के लगभग जैसे मतलब बराबर के रहेंगे। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा होगा ना चीजें जो कि बराबर की हैं, तो बराबर वाले के बीच में जैसे ये बराबर का है तो नहीं होगा, कोवलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। द कंडीशन ऑफ पोलैरिटी फॉर ए कोवलेंट बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन two different atoms should have large difference in their electronegativities। तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। आइडेंटिफाई द ग्रुप्स विथ -i एंड +i इफेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीसीज। -i मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और +i का मतलब जो है ये हो गया तुम्हारा +i मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या रिपेलिंग ग्रुप। तो ये जो है NO2 इसमें सब इलेक्ट्रोनिगेटिव बैठा हुआ है, ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अगर सारे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स बैठे हुए हैं, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, खींचेगा। CH3 हमने देखा था क्या कि कल की क्लास में कि मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये जो है +i में आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास -i में, ये आ गया हमारे पास +i में। CNO, ठीक है, ये तो नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो ये जो है दिस ग्रुप इज -i इफेक्ट, ये खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। C2H5 इथाइल ग्रुप, तो इथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे मिथाइल है वैसा इथाइल है, तो +i। C6H5 बेंजीन, ठीक है, तो बेंजीन ये कौन सा है? तो ये -i इफेक्ट वाले है ना, -i इफेक्ट। CH3 CH CH3, तो ये जो है +i इफेक्ट, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो दिस इज +i इफेक्ट। तो ध्यान में रखना कि जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स होंगे दैट विल बी -i इफेक्ट। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टिव इफेक्ट? तो इलेक्ट्रोमेरिक ये वाला जो कार्बोनिल वाला जो ट्रांसफर होगा ऐसे वाला, और इंडक्टिव इफेक्ट मतलब कार्बन क्लोरीन वाला, ये खींच लेगा अपनी तरफ। तो यहाँ पर डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस, फिर इसके बगल में डेल्टा डेल्टा प्लस, फिर इसके बगल में डेल्टा 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 प्लस, ऐसा। सो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्पररी पोलराइजेशन, इलेक्ट्रोमेरिक जो होता है वो टेम्पररी होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट, whereas inductive effect is permanent polarization. Classify the following species as electrophiles और nucleophiles। electrophiles का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब हो गया न्यूक्लियस लविंग। इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन लव कर रहा है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस को लव कर रहा है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भर भर के। अब आइए देखते हैं, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रॉन लविंग। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रोफाइल। प्लस चार्ज है, सीधा सीधा अगर हम चार्ज से चलें तो दिस इज प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, माइनस चार्ज न्यूक्लियोफाइल, माइनस चार्ज न्यूक्लियोफाइल, माइनस चार्ज न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल होगा, है ना। तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन देने की, इसका ऑक्टेट पूरा है, सल्फर का भी पूरा है ऑक्टेट, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है, तो इसको ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सो दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ये जो है हमारे पास Cn- निगेटिव चार्ज है ना, तो दिस इज न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। और यहाँ पर जो है देखो NH3 में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो दिस इज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ये देना पसंद करेगा। चलो
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे।